की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्टूडियो में मेरी सहयोगी स्वाति श्रीवास्तव भी मौजूद है, क्योंकि जिस दिन का इंतजार था वो आ चुका है। 18 जिले, 121 सीट, 1314 उम्मीदवार उनके भाग्य का फैसला लेंगे। 3 करोड़ से भी ज्यादा जो जनता है बिहार की, वो उनके भाग्य का फैसला लेने वाली है। और आज लगातार चुनाव हो रहा है, कह सकते हैं पोलिंग बूथ पर वो भीड़ भी देखी जा रही है। और लगातार जो बिहार की जनता है वो अपने अपने मुद्दे, अपने अपने मिजाज के अनुसार जो नेता है उन पर भी उनके भाग्य का फैसला लेने जा रही है। तमाम तरह की बातें, क्योंकि सबसे पहले इस वक्त हम देखें तो लखीसराय सीट पर कुछ बवाल देखा गया। जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से वहां पर देखा गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नीतीश कुमार भी आपको दिख रहे हैं और सम्राट चौधरी भी, क्योंकि सम्राट चौधरी के भाग्य का फैसला भी आज जनता लेने वाली है। कह सकते हैं तारापुर सीट एक बहुत ही हाई लाइटेड सीट है, जहां पर जनता सम्राट चौधरी के भविष्य का फैसला लेगी। क्या डिप्टी सीएम जिस तरीके से बिहार में अपने आप को वहां पर दिखाते आए, जितने भी वहां पर कार्य हुए उसको करते आए, क्या उसका फैसला आगे भी जनता उन्हीं के पक्ष में लेगी? ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहुत सारी सीटें हैं, विजय कुमार सिन्हा भी लखीसराय से उम्मीदवार है, वहां पर भी जनता उनके पक्ष में वोट देगी। अब देखना होगा कि जो विजय सिन्हा है उनके पक्ष में वोट जाता है या फिर लखीसराय का जो मिजाज है वो बदलता है, क्योंकि लगातार वोटिंग हो रही है। स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े दिग्गज दिख रहे हैं वहां पर। मुकेश सहनी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, 2 भाई इस वक्त मैदान में हैं और दोनों भाइयों के बीच कह सकते हैं कि जो मनमुटाव की स्थिति है वो भी देखने को मिल गई थी। वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद आज पहले चरण का मतदान है। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की चीजें इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है। स्वाति भी हमारे साथ है। स्वाति, लगातार आपको बता दें कि चीजें हो रही हैं। अब देखिए हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के सभी लोगों को अपना अपना मत देना चाहिए और एक वोट का महत्व है। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपना है। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल के सुबह सुबह ही वोट करते जा रहे हैं और अभी आने वाले कुछ घंटे में ये बिल्कुल स्पाइक होगा, सब लोग आकर के वोट करेंगे। और बस यही है कि मतदान सुविधा के अनुसार हो, सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आराम से जाएं और मतदान करके आएं। देखिए हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया दिग्गजों को आपको सुनवाया कि किस तरीके से इस बार चुनावी मैदान में मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और देखना होगा कि जिस तरीके की उनकी फैन फॉलोइंग है वो असर लाती है कि नहीं बिहार चुनाव में। लेकिन स्वाति, सबसे पहले लखीसराय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि लखीसराय से जो मामला निकलकर सामने आया वो चौंकाने वाला था। जैसे विजय सिन्हा वहां पर पहुंचते हैं, जनता जिस तरीके से वहां पर व्यवहार करती है, ऐसा दिखता है कि नाराजगी है जनता में, क्योंकि गोबर फेंके जाते हैं। बहुत वो जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है कि बिहार की जनता का मिजाज क्या है। हालांकि विजय सिन्हा जो है वो ये कहते नजर आए कि ये आरजेडी के लोग हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा पदधारी व्यक्ति और इस तरह से इस्तकबाल, आप सोचिए कि गोबर, जूते, आपने जिन चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया, फुटेज सामने आया और फुटेज जिस तरीके से आया ये चौंकाने वाला है कि आप सोचिए कि सरकार में करंट मंत्री और इस तरह का हाल उसके साथ अगर हो रहा है तो नाराजगी का। हालांकि स्वाति, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आप डिप्टी सीएम के पद पर हैं, आप जिस तरीके से कार्य किए होंगे अपने पिछले कार्यकाल में, उसी को देखते हुए का गुस्सा लोगों के जहन में है। बिल्कुल, देखिए ये लोकतांत्रिक पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। जिस तरीके से साक्षी लोग बन रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, वोट की आहुति दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिप्टी सीएम के ऊपर इस तरह की अगर चीजें होती है तो ये वाकई आपने क्या कार्य किया है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कार्य किया है, क्योंकि आप करंट वहां से विधायक भी हैं। और जिस तरह से सुलूक आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब कि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं और उसका खामियाजा आपको निश्चित तौर पर चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नतीजे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन नाराजगी तो स्पष्ट है कि आपने अपने क्षेत्र की जनता को कितनी प्राथमिकता दी, उनके लिए क्या किया।
क्योंकि जनता का ही मिजाज टटोला जा रहा है। जिस तरीके से क्लिप निकल कर सामने आ रहा है, जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर भीड़ देखी जा रही है, वो सारी चीजें हैं। तारापुर सीट से भी सम्राट चौधरी पर इस वक्त सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अगर देखें तो विजय सिन्हा को लेकर चीजें क्लियर होती नजर आई। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से जनता ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, उसी को लेकर अगर सम्राट चौधरी की ओर बढ़े तो तारापुर सीट भी बहुत हाईलाइटेड सीट है। वहां पर भी भविष्य को आजमाने के लिए सम्राट चौधरी की देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप क्या सोचती है कि डिप्टी सीएम ने क्या इस तरीके का अपना कार्यकाल नहीं रखा, इसलिए जनता इस वक्त बिहार की जो है वो नाराज नजर आ रही है? ये आपकी बात बिल्कुल निश्चित तौर पर सही है, क्योंकि जो आपकी कार्यशैली रही, जो आपके कार्य करने का नजरिया रहा, वो एक तरह से जनता के खातों में जुड़ चुकी है चीजें। अब आपको क्या देने वाली है जनता, इसका तो आपको अब इंतजार करना। आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया। सम्राट यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत तेज तर्रार है, उनकी वाक शैली बड़ी लगता है कि बहुत तेजस्वी है। लेकिन उसके बाद आरजेडी के अरुण से पूरा जो मुकाबला है, आपने जिक्र किया सम्राट का है। केवल आरजेडी नहीं, आप देखिए पीके भी मैदान में, पीके समीकरण बिगाड़ने का पूरा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर वोटों की जो बंटवारे की संभावना है, भले उनकी अपनी फैन फॉलोइंग कम हो, लेकिन वो इतना मादा तो जरूर रखते हैं कि आपके वोट बैंक में वो सेंधमारी लगाने के लिए इस बार उतर पड़े हैं, फील्ड पर उतर पड़े। भले ही जीत वो पाए या ना पाए, उनकी पार्टी से कुछ विधायक बने या फिर ना भी बने, ये अलग बात है कैसा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये आंकलन तो जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार कर रहे हैं कि आपके वोटों में वो सेंधमारी तो जरूर करेंगे। और पीके इस वक्त मैदान में काफी कह सकते हैं कि एक्टिव भी नजर आए। वो जिस तरीके से जनता के बीच गए, जिस तरीके से युवाओं के बीच गए, अपने आप में ये बेहद बड़ी बात रही। क्योंकि आप देखिए तारापुर सीट पर, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, सम्राट चौधरी पहली बार वहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहां की जनता के बीच वो गए, जनता से भी उन्होंने अपनी लोकप्रियता को लेकर कहीं ना कहीं टटोल लिया होगा जनता का मिजाज। लेकिन आप देखिए वहां पर अगर हम देखें तो अरुण कुमार भी हैं, और हम सम्राट चौधरी का भी जिक्र करें, लेकिन यहाँ पर पीके बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं। पीके का फैक्टर बिहार में हमें देखने क्योंकि वो ऑलरेडी 2014 का, मैंने जब सुबह भी डिबेट हो रही थी, मैंने 2014 का जिक्र किया। 2014 में उनकी कैंपेनिंग, उनकी रणनीति का क्या असर था। उन्होंने देश को एक प्रधानमंत्री दिया और एक बहुत सारी टैगलाइंस दी। अब की बार मोदी सरकार, चाय पर चर्चा, बड़े बड़े चुनाव उन्होंने ऑपरेट करवाए हैं। और वो तो कहते भी यार 150 वरना 25, वो मादा रखते हैं, वो मादा रखते हैं। भले ही वो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग क्या है, लोग उनको किस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन वो इस स्थिति में अभी बिहार में है कि वो वर्तमान में कोई भी सरकार बना सकते हैं। एक बैकग्राउंड के तौर पर वो बहुत बेहतर है और बहुत उनकी एक अच्छी कार्यशैली भी है। और सबसे बड़ी बात स्वाति, उन्होंने बहुत सारी पार्टियों के लिए काम किया है। उन्हें नेताओं के बारे में जानकारी है, नेताओं की रणनीतियों के बारे में जानकारी है, और वो जिस तरीके से बिहार में भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आए, उन्होंने जो रणनीति अपनाई वो कहीं ना कहीं हर पार्टियों से थोड़ी थोड़ी उठाकर उन्होंने रणनीतियां अपनाई है, और यही फैक्टर कहीं ना कहीं बिहार में रंग ला सकता है। बिल्कुल, उनको ये पता है, उनको नब्ज टटोलनी बहुत अच्छे से आती है, उनको पता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जानी और कितनी खुराक दी जानी, उनको बहुत बेहतर। अच्छा, हम मैथिली की बात करें, मैथिली बिल्कुल नई नवेली है और लोक गायिका है, उनको इस तरह से लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैथिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कितनी फिट हो पाती है, ये बड़ी बात है। हालांकि लोग उनको बड़ा ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीजों से लोगों को हट जाना चाहिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ स्टेटमेंट मैथिली ठाकुर ने दिए, तो आपको लगेगा कि वो बड़ी मैच्योर अभी नहीं, उतनी अभी नई नवेली है, इस फील्ड में कह सकते हैं कि राजनीति को समझने में समय लगता है, परिपक्व होने में। हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हम अगर देखें तो मैथिली ठाकुर भले से नहीं है, लेकिन उनके सामने एक दिग्गज चेहरा है विनोद मिश्रा करके। हमारे साथ शशांक दुबे भी हैं, जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। शशांक जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हम मैथिली का जिक्र करते थे स्वाति के साथ। मैथिली ठाकुर कह सकते हैं राजनीति में वो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं, तो उनकी लोकप्रियता एक लोक गायिका के तौर पर हमें देखने को मिली। पर क्या लगता है आपको, राजनीति में अगर उतरी है वो, तो वैसे ही फैन फॉलोइंग का कह सकते हैं उन्हें, जो हम देखें आगे जाकर उन्हें जो रणनीति उन्होंने अपनाई है, वैसे ही फैन फॉलोइंग उन्हें नतीजों में भी देखने को मिल सकती है। क्या लगता है शशांक जी आपको? देखिए, जो उनकी सीट है दरभंगा की, अलीनगर की, वो सीट में जातीय समीकरणों अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ यादव और मुसलमान के वोट बहुत ज्यादा है, उसके अलावा ब्राह्मण वोटर बहुत बड़ी संख्या में, नहीं ब्राह्मण डोमिनेट करता है वहाँ पे। लेकिन जो विपक्ष है उसने एक ब्राह्मण चेहरे को ही उतार दिया है। रही बात मैथिली ठाकुर की, मैथिली ठाकुर के पर कोई भी प्रत्याशी होता तो उसको यही सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ती जो मैथिली ठाकुर को फेस करनी पड़ती है। रह गई बात मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर एक लोक गायिका जरूर है, बिहार में इनका काफी नाम है और बिहार के बाहर भी लोग उनको जानने लगे हैं। लेकिन राजनीति में कहा जाए या कहा जाए कि अनुभव जो उनके पास है राजनीति का या समाज का, वो थोड़ा कम है। इमेच्योरिटी जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो मैथिली ठाकुर में कहीं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी लगती है। लेकिन ये बात एक तरफ है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता हाँ, पार्टी के बिल्कुल अपने कह कैडर सकते हैं होते इस हैं, बात को। जदयू के साथ चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित रूप से अलीनगर की जो सीट है वो टफ होने वाली है, दरभंगा की सीट है, टक्कर होगा। लेकिन जो विपक्ष है, आरजेडी ने एक चेहरा उतार दिया है ब्राह्मण चेहरे के ही उनके सामने, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट थोड़ा भी डिवाइड होता है। तो मैथिली ठाकुर के लिए एक टफ सीट ये होने जा रही लेकिन है। शशांक जी तो यहाँ उनकी जो पर लोक एक और सवाल उठता है। देखिए, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि ब्राह्मण वोट को अगर हम करें तो ये जातिवाद का फैक्टर हमें बिहार में देखने को मिलता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार में हमें जातिवाद का फैक्टर देखने को मिलता है। लेकिन मैथिली ठाकुर के सामने एक और सवाल इसलिए भी उठ जाएगा कि आखिरकार आपने बिहार में कितना समय बिताया है। भले से आपको अलीनगर से बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया, लेकिन आपके सामने ये बहुत बड़ा फैक्टर आ सकता है कि आपने बिहार में कितना समय बिताया, बिहार की जनता के मिजाज को आप कितना टटोल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठेगा और यही नतीजों में भी तब्दील होने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैथिली ठाकुर लोक गायिका जरूर है, लेकिन मैथिली ठाकुर का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन बहुत ही छोटा है। मैथिली ठाकुर कभी उम्र भी ज्यादा नहीं है और मैथिली ठाकुर को उतारने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति थी, वो रणनीति ये थी कि ये दिखाया जाए कि हम एक युवा चेहरों को, जो यूथ आइकॉन्स है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और उनको लग रहा था कि एक जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, जो जेनेक्स तक जिनकी बात होने लगती है, तो वो सारी जनरेशन यूथ को पसंद करती है। और चूंकि वो लोक गायिका हैं और बिहार में लोक गायिका और लोक कलाकार काफी ज्यादा इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या जो भी हो। तो ये इन तमाम चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक निर्णय लिया है। लेकिन सीट टफ होने वाली है क्योंकि मैथिली ठाकुर के पास सामाजिक जीवन का अनुभव थोड़ा कम है। और बिहार में जहाँ तक बात है, बिहार, हाँ, आपने खेसारी लाल का जिक्र कर दिया। यहाँ पर हम मैथिली ठाकुर के बारे में बात तो कर रहे हैं, पर खेसारी लाल भी चमकता चेहरा है, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे राजनीति में बहुत पहली एंट्री कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़े दिन रुक गया, अब अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ राजनीति में। तो छपरा सीट, जहां पर भोजपुरी बेल्ट से लेकर हम कहें तो बहुत ज्यादा वहां पर लोकप्रियता देखी जाती है, भोजपुरी जो वहां पर दिग्गज है, जो स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, क्या यही फैक्टर वहां पर काम आएगा या फिर आरजेडी का काम वहां पर काम आ सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए दोनों चीजें काम आएंगी। जो छपरा की सीट है, छपरा की सीट में बहुत बैलेंस वोटिंग है, यानी एनडीए और बीजेपी के पक्ष में जो जातीय गोलबंदी है वो बहुत संतुलित है, दोनों तरफ मजबूत स्थिति में। ऐसे में जो स्टारडम है, देखिए छपरा एक ऐसा जिला है जहां माना जाता है कि भोजपुरी सिनेमा का काफी ज्यादा क्रेज है। तो छपरा में जो खेसारी लाल है, उनको जो आरजेडी के फॉलोअर्स है वो पहले से उनके फैंस रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके फैन हैं। तो खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर में काफी ज्यादा अंतर है। खेसारी लाल जो है भोजपुरी के एक्टर भी रहे, लंबे समय से वो समाज में विभिन्न जगह पर शो करते रहे, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। मैथिली ठाकुर को एक सौम्य संगीतकार माना जाता है, वो संगीत के क्षेत्र में अच्छा करती है, अच्छे सुर है उनके। लेकिन जो फैन फॉलोइंग है, जो जिसको वोट में कन्वर्ट कितना करता है, पसंद उसकी कर क्षमता पाती खेसारी में ज्यादा है। आरजेडी के वोटर्स को कितना अपनी तरफ खींच कर लाती है। चूंकि ये शहरी सीट है, आरजेडी के पक्ष में बहुत ज्यादा यहाँ के समीकरण रहे नहीं अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, लेकिन इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट जरूर किया है खेसारी लाल यादव को सामने उतारकर। और उन्होंने देखा फील्ड पे, उन्होंने बड़ा पसीना भी बहाया, बहुत सारी बातें उन्होंने की और उन्होंने बताया। आज ही का अगर हम उनका एक स्टेटमेंट देख लें तो उन्होंने ये पूरी तरह से प्रूव करने की कोशिश की कि विकास और रोजगार की बात वो यहाँ पर करेंगे अगर वो जीत कर आते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर राम मंदिर से तो कोई पीएचडी नहीं कर सकता, राम मंदिर से कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, आस्था अपना अलग एक विषय हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी तो आपको विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा को, एजुकेशन को देनी होगी। लेकिन स्वाति, उनके इसी बयान पर वो इस वक्त चर्चा का विषय भी बन गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं छोड़ेगी अगर आप इस तरीके के बयान इस पर आप क्या कहेंगे? और इसी पर कई ज्यादा उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। शशांक जी, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि एक होता है कि आप अपनी कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो लाइमलाइट में आप आते हैं, वो लाइमलाइट आप पॉजिटिव भी आते हैं और निगेटिव भी आते हैं। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको लाइमलाइट में निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, दोनों में फर्क पड़ता है। और खेसारी यादव ने अगर ये एक प्रोजेक्शन किया है तो उन्होंने एक वर्ग को, एक वोटर वर्ग विशेष को एड्रेस किया है जो उनके पक्ष में गोलबंद होंगे। एक तस्वीर और भी निकल कर आज सामने आई, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला कर दिया गया। हम लोग शुरुआत में उस पर चर्चा कर रहे थे, गोबर और बहुत सारी चीजें उनके ऊपर फेंकी गई। ऑलरेडी 3 बार वो जीत चुके हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं। अब की बार क्या डगर डगमगाने वाली उनकी कुछ? देखिए लखीसराय से विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं और जो लखीसराय की जो सीट है वो माना जाता था कि वहां पर भूमिहार डोमिनेशन में है, नहीं भूमिहारों की वोट संख्या बहुत अच्छी है वहां पर, और भूमिहार इसी वजह से विजय सिन्हा जीतते आए हैं। लेकिन पहले वो सीट आरजेडी के पास हुआ करती थी, इससे पहले प्रहलाद यादव थे,
वहाँ पर काफी दबंग कई बार विधायक रहे हैं, तो वहाँ पर जातीय समीकरण बहुत मिक्स जातीय समीकरण है। हालांकि अब देखना तो होगा सुशांत जी की जातीय समीकरण कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। आपने भी कहा भूमिहारों का वहां पर बोला बाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जातीय फैक्टर कब तक काम आएगा बिहार में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कई सारे मुद्दों पर आपने भी जानकारी दी। स्वाति, जिस तरीके से बिहार में इस वक्त लगातार आप कह सकते हैं, लगातार सुशांत जी ने भी बात की कि हम कहे तो जाति फैक्टर को लेकर चीजें हो रही हैं। अब लेकिन तो, बिहार भी जो है वो इन सब चीजों से थोड़ा हट रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में सुशांत जी क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, हम कह सकते हैं कि जाति का वहां पर एक जो फैक्टर है वो उठकर यूपी बिहार में ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जाति से हटकर युवा, महिला और किसान बदलाव देखिए, जनता देखिए अब पढ़ी लिखी हो रही है धीरे धीरे, और अब जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। और ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो दिग्गज है चुनावी मैदान में उतरे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का क्रम प्रगति लगातार चल रहा है। पहले चरण का जो एक तरह से कहा जा सकता है रण भेदने में कौन दल कामयाब रहेगा देखने की बात है। ये आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही कुछ इसका उदाहरण तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार ने अपना वोट दिया, तेजस्वी यादव घर से निकले, एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। पहले चरण की हॉट सीटें तारापुर, राघोपुर, महुआ, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो सूरवीर हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। बहुत हॉट सीट है। एनडीए की तरफ से संजय सिंह प्रत्याशी हैं और मुकेश गठबंधन की तरफ से। लेकिन एक चेहरा तेज प्रताप यादव, महुआ सीट इसलिए भी हाईलाइटेड है क्योंकि तेज प्रताप यादव भी वहां से है मैदान में। मोकामा सीट भी हाईलाइटेड है, हमने कल भी इस पर बातचीत की थी। लगातार इस पर हम अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं क्योंकि वहां से अनंत सिंह और वीणा देवी, ये दोनों चेहरे चमकते हुए हैं। और जिस तरीके से वहां पर हत्याकांड हुआ, कुल मिला के ये पहला चरण, ये जो है 14 जो हाई प्रोफाइल मंत्री हैं उनकी किस्मत दाव पर है। अब आप सोच लीजिए कि पहला चरण बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं उनके पहले चरण में आज ईवीएम में किस्मत कैद हो जानी है। हालांकि हम देखें तो पहले चरण का अगर हम 2020 का आंकड़ा लेकर आए तो पहले चरण में आरजेडी ने बहुत अच्छा वहां प्रदर्शन किया था। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आरजेडी का। लेकिन इस बार देखना लाजमी होगा क्योंकि इस बार चीजें बहुत विपरीत है 2020 के हिसाब से। 2020 में मुद्दे अलग थे, वहां की जनता का मिजाज अलग था, लेकिन इस वक्त बिहार की जनता बहुत सारी चीजों में बदलाव चाहती है। हम लगातार अपनी नजरें बनाए रखे हुए हैं क्योंकि पोलिंग बूथ पर भी हमें बड़े बड़े दिग्गजों के साथ भी आम जनता की भी तस्वीरें वहां दिख रही है, अपने अपने मुद्दों को लेकर वो है। लेकिन हमें देखना होगा कि आरजेडी ने जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव में 2020 में प्रदर्शन किया था, क्या वही प्रदर्शन 2025 में भी आरजेडी कर पाएगी? क्योंकि आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा रहा, बीजेपी तक को आरजेडी ने पीछे छोड़ दिया था। उस वक्त आपको याद होगा कि 17 महीने का कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव का। उस वक्त उन्होंने कई लोगों को रोजगार दिया। ये जो तस्वीरें हैं वो किसी से छुपी नहीं हुई है। उन्होंने अपने टाइम पे कुछ बेहतर काम किया, हालांकि बहुत ज्यादा वक्त वो रह नहीं पाए। कुल 17 महीनों का उनका कार्यकाल था और हर एक रैली में उस बात का वो जिक्र जरूर करते हैं। बड़ी बात यह आपने जैसा बिल्कुल स्पष्ट कहा कि चुनौतियां इस बार चाहे एनडीए हो या फिर आरजेडी, सबको बहुत बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि जो लोकल फैक्टर्स हैं वो काफी बदले हैं। हालांकि शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी पार्टियां बात करें, लेकिन उसके बाद भी प्रगति विकास अभी भी बहुत पीछे है। बिहार में पलायन अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं से जुड़े बहुत सारे मुद्दे। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है और मैं इस चीज से बिल्कुल चूकूंगी नहीं कि नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर काम किया, आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की और उनके 2 दशकों में बिहार राज्य काफी आगे बढ़ा है। लेकिन उन मूलभूत सुविधाओं का भी हम अगर जिक्र करें तो अभी भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से बिहार कोसों पीछे, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स जो है वो चुनावी समर में उतरे हुए हैं, पूरा रण क्षेत्र बिक चुका है और अब रणबांकुरों की किस्मत का फैसला जनता के हाथों में और कौन किस पे भारी पड़ता है। इस वक्त बड़ी कांटे की टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है। उसमें से वीआईपी सीटों पर भी गौर करें तो बड़े बड़े चेहरे पहले चरण में मैदान में। देखिए आप एनडीए की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों को संबोधित किया और चारा घोटाले से लेकर जंगल राज का जिक्र करना नहीं भूले। आपको याद होगा कि जो रैलियां एनडीए के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से होती रही उसमें सबसे ज्यादा बिहार के जंगल राज का जिक्र होता है। जंगल राज और उस पर कहीं ना कहीं एनडीए को घेरा भी गया कि आप अपने 20 साल के कार्यकाल
कार्यकाल या फिर नीतीश, अगर नीतीश कुमार पिछली सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने कार्यकाल में क्या कर चुके हैं उसके बारे में बताइए। इस वजह से गिरती भी नजर आई, कह सकते हैं कि अब तो चुनाव आ चुका है, अब तो पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है, तो अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था उसे खत्म करके हमें ये देखना होगा कि जनता के बीच में कौन से प्रत्याशी ने अपनी कितनी पैठ बना ली है, कौन से प्रत्याशी को, कौन सी पार्टी को जनता पसंद कर रही है। क्योंकि हमने खेसारी लाल का भी जिक्र किया, छोटी कुमारी को बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी के तौर पर चुना, एनडीए ने वहां से प्रत्याशी के तौर पर चुना। क्या लगता है आपको खेसारी लाल की फैन फॉलोइंग के सामने वहां से बीजेपी को मात मिल सकती है? बिल्कुल, एक अच्छी खासी तगड़ी फैन फॉलोइंग जिसका जिक्र अभी शशांक जी भी कर रहे थे, बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और अब बड़ी बात यह है कि ये फैन फॉलोइंग वाकई में वोटर्स में तब्दील होती है, वोट में कन्वर्ट होती है, देखने वाली बात है। ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि समीकरण यहाँ पर आरजेडी के मुताबिक बहुत कम रहे हैं, चांसेस 50-50 का है, लेकिन कब क्या हो जाए, कब क्या बदल जाए, उसको लेकर बहुत कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। हालांकि ट्रोल भी कई बार हुए, जिनका जिक्र आप कर रही हैं, बहुत बार ट्रोल हुए छपरा से, क्योंकि पहली बार जिस तरीके से फील्ड उन्होंने लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कही अपनी बात। मतलब कह सकते हैं कि पहली बार है, वो पहली बार किस तरीके के बयान देने चाहिए, पहली बार किस तरीके से जनता के बीच में जाकर मुद्दों को गिनवाना चाहिए, ये सारी चीजें अभी वो बखूबी कर रहे हैं, उनको पता है, पे लगे हुए हैं, उनकी वाइफ भी उनके लिए प्रचार कर रही है। बिल्कुल, और इसी चीज को लेकर हम मैथिली ठाकुर का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पहली बार ही मैदान में है, परिपक्वता जो है युवा चेहरे को दिख रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात स्वाति, एक चीज आप गौर करिए, बिहार चुनाव में कह सकते हैं कि सुपरस्टार को मैदान में उतारा गया, लेकिन आप देखिए युवाओं को काफी ज्यादा अहम तौर पर देखा गया, युवा चेहरों को जो कि युवाओं के बीच में पैठ बनाकर अपनी रखते हैं, उनको भी इस बार बिहार में काफी हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल में जेनजी का बिल्कुल ये बड़े स्तर पर, बहुत दूर नहीं है वहां से बिहार राज्य, और सभी राजनीतिक दल बखूबी आपको जानते हैं कि अगर आप युवाओं को साथ पाएंगे तभी आप बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और शायद अभी इसका हाल आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी प्रगति साफ देखने को मिले कि लोग आखिरकार जनजी को कितने अपने उसमें पाले में रखने की पहले चरण की हॉट सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं स्वाति, क्योंकि तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी मैदान में है, अरुण कुमार महागठबंधन के प्रत्याशी है। वही रघोपुरा सीट भी काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि वहां से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव मैदान में है, जिन्हें खुद महागठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान करते हुए कह सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर अब चुन ही लिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने भी बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त, कांग्रेस के साथ चलना, और कह सकते हैं कि अपने परिवार से पहले जीत ले, बिल्कुल वो सबसे बड़ी चुनौती है। तेजस्वी के सामने उनके भाई हैं तेज प्रताप का एक इमोशनल अलग ही वो चल रहा है, सिंपैथी चल रही है कि वो उनकी जो ऐसी वो जो एक तस्वीर आपने देखा होगा, मैं तो दोनों बेटों हाँ, उनके लिए तो दोनों बेटे, माँ बाप के लिए अपने सभी बच्चे बराबर है, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है शशांक इस चुनाव में बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है, परिवार वर्सेस परिवार। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाइयों को आप कैसे देख रहे हैं, किसका पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है, कैसे आप आंकलन कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही चुनावी मैदान में हैं, एक बड़ा इमोशनल नजर आ रहा है तो एक बड़ा एग्रेसिव नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तेजस्वी यादव है उनके पास राष्ट्रीय जनता दल की एक विरासत है, लेगेसी है उनके पास, और लालू प्रसाद यादव ने और पूरे राष्ट्रीय जनता दल ने उनको अपना नेता मान रखा। तो राष्ट्रीय जनता दल के जो वोट बैंक है, जो लगभग 32% इंटैक्ट रहा है उन दिनों में जब राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब रहा है, यानी 2010 के चुनाव में भी वो दोनों वोट यादव, मुसलमान और अन्य जातियों के वोट उनके साथ इंटैक्ट रहे हैं। तो पूरे के पूरे वोट बैंक शिफ्ट हो गए हैं तेजस्वी यादव के साथ, और उसके साथ ही महागठबंधन के अन्य दल भी जुड़े हैं। तो इस वक्त जो लीड रोल में है अपोजिशन के, वो तेजस्वी यादव ही है। रही बात तेज प्रताप यादव की, जो उसके भाई हैं, वो एक प्रयास कर रहे हैं, वो नई चीजें से शुरुआत कर रहे हैं, तो इस बार उसके साथ परिवार का साथ है। इमोशनल अटैचमेंट अलग की चीज है, माँ का इमोशनल अटैचमेंट है। एसआईआर कुछ इफेक्ट डालने वाला दिख रहा है इस चुनाव में, क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने एक बड़ा बम फोड़ने की कोशिश की, हालांकि विपक्ष ने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बड़ा चला इस बार एसआईआर का मुद्दा 12 राज्यों में। और इसी को लेकर शशांक जी एक और सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार देखिए एसआईआर का मुद्दा आप छेड़ दिया है स्वाति जी ने, तो ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्माने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन बम भी फोड़ दिया है राहुल गांधी ने। उनका ये कहना है कि मैं तो H-फाइल्स लेकर आया, चाहे वो आप हरियाणा के तौर पर देखिए, चाहे आप हाइड्रोजन बम के तौर पर देखिए। क्या लगता है ये फैक्टर भी पहले चरण से लेकर दूसरे चरण और खासकर नतीजों को प्रभावित कर सकता है? देखिए स्वाति, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब ये है कि आप थोड़ा सा पीछे चले तो ये देखेंगे कि जो ये एसआईआर का मुद्दा है, ये बिहार में बहुत ज्यादा अप्लीकेबल नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। और तेजस्वी यादव जब पहले राहुल गांधी के साथ रोड बचाओ यात्रा में शामिल हुए थे, उसके बाद उन्होंने खुद को अलग किया कि उसको
पता था कि बिहार में ये मुद्दा बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। बिहार में रोजगार का मुद्दा, सरकारी नौकरी का मुद्दा और अन्य मुद्दे जो है, जो आरक्षण का मुद्दा है, ईबीसी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का मामला, ये सारी चीजें हावी होंगी और यही वोट दिलाते हैं। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में थोड़ी बहुत दरार दिखी है सीटों बंटवारे में, उसमें एसआईआर के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल ने उतना अच्छा साथ नहीं दिया राहुल गांधी का। तो ये एसआईआर का मुद्दा यहाँ बहुत ज्यादा हावी दिखता नहीं दिख रहा मतलब कह सकते हैं कि अपने ही गठबंधन में चीजें बनती भारी पड़ने की। अच्छा, अगर हम देखें तो बाहुबली भी बड़े इस बार मैदान में, हालांकि जब बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो बाहुबलियों की बात अगर हम कर दे तो आप मानिए कि चुनाव में हम कुछ चर्चा नहीं कर रहे। बाहुबलियों को लेकर क्या आपको कहना है? अनंत सिंह है, बहुत सारे बाहुबली भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत। हाँ, इस बार तो दुलार सिंह कांड वाला जो मैटर है वो बड़ा चर्चाओं में है, उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? बिहार और बाहुबल ये दोनों कभी पर्याय रहे हैं इलेक्शन में। हालांकि वो चीजें बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज हुई हैं, बहुत ज्यादा हल्की हुई हैं, लेकिन बिहार में बाहुबल के साथ चुनाव न हो या अन्य भी तमाम चीजें न हो, ये खुद में पूरा नहीं लगता है। लेकिन बात की जाए कि इसका प्रभाव क्या रहेगा, तो प्रभाव ये रहेगा कि दोनों तरफ से बाहुबली है। जैसे अनंत सिंह की बात अगर मोकामा में की जाए तो मोकामा में अनंत सिंह बाहुबली है, तो जो दूसरे आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरज भान भी, जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, सूरज भान भी एक तरीके से बाहुबली के तौर पर ही देखे जाते हैं। सूरज भान सिंह एक जमाने में बड़े माफिया हुआ करते थे। सूरज भान श्रीप्रकाश शुक्ला यूपी में उनके चेले रहे हैं, तो समझिए वो कुछ लेवल के माफिया रहे होंगे और रेलवे की ठेकेदारी में इनका काफी वर्चस्व रहा है। तो सूरज भान सिंह बड़े माफिया हैं। अनंत सिंह भी एक कुख्यात है, यहाँ पर काफी ज्यादा बाहुबली माना जाता है। तो ये हर क्षेत्र की बात है। अगर आप दूसरे क्षेत्रों में जाए तो वहाँ पप्पू यादव अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको भी बाहुबली माना जाता है। आनंद मोहन, लेकिन देखिए शशांक जी, बाहुबलियों के बीच में इस वक्त बिहार की राजनीति से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो कई सारे सवालों को जन्म देती हैं, क्योंकि विजय सिन्हा वो अपने ही विधानसभा सीट जहां से वो लड़ रहे हैं वहां वो जाते हैं और वहां पे जनता का मिजाज उन्हें देखने को मिल जाता है कि जनता किस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रही है। उनके गाड़ी पे कह सकते हैं, उनके काफिले पर गोबर फेंका जाता है। क्या जो उनका कार्यकाल रहा उससे जनता खुश नहीं है? क्योंकि विजय सिन्हा का तो ये कहना है कि आरजेडी के लोग ये काम करवा रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें हमें जनता ही दिख रही है, तो हम तो जनता का ही जिक्र करेंगे। तो क्या लगता है वो कार्यकाल जो है उनका वो जनता को पसंद नहीं आया, इसलिए ये सारी चीजें हमें देखने को मिल गई, पहले चरण में ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई? क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो विजय सिन्हा है, विजय सिन्हा की जो एक डिप्टी सीएम के रूप में कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। विजय सिन्हा से पहले स्पीकर भी थे और उसके समय उनसे निश्चित से कुछ अनबन भी हुई थी। तो विजय सिन्हा का जहाँ तक सवाल है, उनका परफॉर्मेंस कहा जाता है कि बहुत अप टू मार्क नहीं है। लेकिन क्षेत्र में अगर विरोध का सवाल है तो देखिए, ये बिहार में बहुत ज्यादा होने लगा है कि जिस पार्टी का विरोधी पार्टी होते हैं, विरोधी दल के लोग कहीं ना कहीं उसका घेराव करते हैं, ये प्रायोजित विरोधी चीजें होती हैं। तो जनता का स्वतः स्फूर्त बातें हैं, ये पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इसमें जरूर कहीं नहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर होती है। तो ये दोनों तरफ से होता है। और कभी कभी स्वाति एक चीज जान लीजिए कि बिहार में सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की चीजों को सिंपैथी बटोरने की भी कोशिश की जा रही है। पॉलिटिक्स है यहाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर शशांक दुबे जी, बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज थे रैली की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, अखिलेश यादव ने, इन सबका फैक्टर कितना इस बार बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है? क्योंकि सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट में भी बिल्कुल नाक की लड़ाई है। इसके अलावा बीजेपी हिंदुत्व पर लगातार जोर देने की बात करती। क्या हिंदुत्व वाला जो कार्ड है, ट्रम्प कार्ड, सीएम योगी पिछले कई चुनाव में भी खेल चुके हैं, जीत मिली उनको इसमें, तो क्या इस बार? लेकिन हालांकि लोकसभा चुनाव में नहीं ये देखने को मिल पाया हमें शशांक जी, तो हो सकता है ये फैक्टर काम भी ना आए। दोनों चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है, मुद्दे यहाँ के अलग होते हैं। क्या कहेंगे शशांक जी? देखिए स्वाति, बिल्कुल पूरी तरह है जो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण है, बहुत ज्यादा सफल नहीं होता है। लेकिन रघुनाथपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ की आप जिक्र करती थी, वो ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, साहब के लड़के हैं। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सोशल इक्वेशन है, जो सामाजिक समीकरण है, वो अगर वहां पर कम्युनल पोलराइजेशन नहीं होगा तो वो एनडीए के लिए टफ सीट है। वो यंगवाई समीकरण पर मिला दिया जाए तो काफी भारी होता है और इसीलिए वो सेफ सीट है आरजेडी के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वहाँ कम्युनल मतलब धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है तभी एनडीए के लिए कोई रास्ता बनता है। तो योगी आदित्यनाथ काफी कोशिश कर रहे हैं कि उस सीट में एक कम्युनल टच दिया जाए जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में ध्रुवीकरण हो, तो कहीं ना कहीं वो सीट निकाली जा सकती है। यही कारण है कि दोनों तरफ से इसमें कोशिश की जा रही है, जो महागठबंधन की तरफ से, कि यहाँ पर जातीय
समीकरण इंटैक्ट रहे। वही दूसरी तरफ एनडीए चाह रही है कि धार्मिक आधार पर अगर विभाजन होता है तो उनका यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि जो जाति और सामाजिक समीकरण है वो राजद को वहां पर फेवर करते हैं और वो महागठबंधन की तरफ इशारा करते हैं। कांग्रेस तो की स्थिति को कोशिश आप है, देखिए भारतीय जनता शशांक पार्टी दुबे जी किस स्थिति में इस वक्त देख रहे हैं? कांग्रेस कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, कितना सर्वाइवल उसका रहेगा, रेट बढ़ेगा पिछले परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें, क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस की, अगर हम अकेले कांग्रेस की बात करें तो? देखिए स्वाति, एक चीज समझ लीजिए, कांग्रेस अगर इसको थोड़ा सा कम भाषा में कहा जाए तो कांग्रेस बिहार में पूरी तरह से एक परजीवी पार्टी है। यानी उसके पास अपना कुछ नहीं है, वो हमेशा दूसरों शरीर से ही अपना भरण पोषण करती है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और यूपीए को महागठबंधन के साथ है तो महागठबंधन के जो वोट हैं, जहां जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हैं वहां पर इंटैक्ट रूप से उनको वोट मिल रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात शशांक जी ये है, क्योंकि आप देखिए अगर 2020 के चुनाव के आंकड़ों को हम मद्देनजर रखें, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहले चरण का चुनाव जब 2020 में हुआ तो आरजेडी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उस दौरान भी हमें कांग्रेस का कोई अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। तो क्या जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस ने कम सीटों पर ही कह सकते हैं हामी भर दी, ये भी फैक्टर आपका कहीं ना कहीं आपको घाटे में ले जा सकता है, क्योंकि बिहार में आपको अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे जगह है जहां पर अभी तक आपका वर्चस्व नहीं प्रगति आप देख लीजिए कि राहुल गांधी कांग्रेस प्रमुख इस वक्त हैं और सबसे कम रैलियां उन्होंने की, हालांकि लास्ट टाइम पे वो चुनावी समर में उतरे, वो चोरी के मुद्दे को गिनी चुनी रैलियां वो करी और उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को उठाया। तो आपको लगता है कि राहुल फैक्टर कुछ महागठबंधन के लिए कुछ करिश्मेटिक ये होगा? मुद्दा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर आ रहे हैं, पर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं, ये भी कितना इफेक्ट अहम डाल मुद्दा बन पाएंगे, जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए दो बातें हैं। जब कांग्रेस बार्गेन कर रही थी तो कांग्रेस ये कह रही थी कि हमको जो पिछली बार हम 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे और 19 सीटें जीते थे, लगभग 16% करीब उनका स्ट्राइक रेट था, तो उन्होंने जितनी सीटें लड़ी थी उतनी सीटें तो चाहिए, लेकिन क्वांटिटी के से ज्यादा मैटर कर रहा था कि उनको क्वालिटी चाहिए। देखिए भारतीय जो एनडीए में है उनको वो सीटें दे दी गई महागठबंधन की तरफ से, तो जिन सीटों पर अधिकांश सीटों पर एनडीए कांग्रेस का जो था कि वो वाली दी जाए जीत सके, लेकिन ये हो नहीं पाया है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में थी और वो बार्गेन कर नहीं पाई है। इसलिए इस बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो अगर ईमानदारी से कहा जाए, क्योंकि चुनाव है कहना सही नहीं होगा, लेकिन अगर ये बात देखी जाए तो कांग्रेस की स्ट्राइक रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका ये कारण है कि ना वो क्वांटिटी में सीटें ले पाई है महागठबंधन में, बार्गेन कर पाई है, और ना क्वालिटी सीटें जो सीटें जीती जा सके वो ले पाई है ज्यादा। बिल्कुल कह सकते हैं महागठबंधन, क्योंकि पहले चरण का ही फिलहाल चुनाव है, तो हमें दूसरे चरण पर भी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि लगातार स्वाति हम देखें तो अभी पहले चरण में ही बहुत सारी तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आ गई। विजय सिन्हा को लेकर ले लीजिए या फिर तमाम तरह की बयानबाजियों को लेकर ले लीजिए, जो नए नए चेहरे इस वक्त राजनीति में उतरे उनके चेहरों का भी इस वक्त, लेकिन अभी हमें पहले चरण पर ही नतीजों पर नहीं तब्दील करना है। पहले पिछली बार के हिसाब से प्रगति अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस बार वो भी काफी बढ़ा है और लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं। जी, क्योंकि इस बार मुद्दे अलग हैं, देखना होगा। पहले चरण का चुनाव अभी फिलहाल हो रहा है, लगातार पोलिंग बूथ पर भीड़ देखी जा रही है, देखना होगा कि कितने प्रतिशत बढ़ते हैं 2020 के मुताबिक। इस पर हमारी निगाहें गड़ी हुई है, हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे, इसी के लिए आप जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।